नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है न्यूज अपडेट का, तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में शीर्ष कंपनियों के सीईओ के आगे एक चुनौती बनकर खड़े हैं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। सीईओ क्या रणनीति अपना रहे ट्रंप के अप्रत्याशित रुख के सामने, समझते हैं इस रिपोर्ट में। अमेरिकी कंपनियों के सीईओ के आगे चुनौती, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तालमेल कैसे बिठाए। चुप्पी और चापलूसी अपना रहे शीर्ष सीईओ, पूरी ऊर्जा रडार से बचने पर। शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के सीईओ इन दिनों नई चुनौती से जूझ रहे हैं। वे है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ तालमेल बिठाना। कंपनी के प्रमुख ने इससे निपटने के लिए दो तरीके अपनाए हैं। पहला, चुप रहो। कई सीईओ ने फैसला किया है कि सबसे अच्छी रणनीति ये है कि वे चुप रहेंगे और राजनीतिक मामलों में अपनी राय सार्वजनिक नहीं करेंगे। और दूसरा, चापलूसी करो। बाकी सीईओ, खासकर वो जो सरकारी नीतियों या नियमन से प्रभावित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की सराहना करते हैं या उनके करीब रहने की कोशिश करते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन के अप्रत्याशित रुख के कारण परेशान सीईओ इन तरीकों से राहत तलाश रहे हैं। ट्रंप ने कुछ कंपनियों पर सीधा दबाव डाला है। उन्होंने फेड रिजर्व के गवर्नर को हटाने की पूरी कोशिश की। इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से उन अधिकारियों को निकालने को कहा जिनसे वे सहमत नहीं थे। कुछ लॉ फर्म्स को ट्रंप समर्थक मामलों में मुफ्त में काम करने को मजबूर किया गया। यूएस स्टील में सरकार की गोल्डन शेयर हिस्सेदारी है। सरकार ने रेयर अर्थ माइनिंग कंपनी व इंटेल में हिस्सेदारी ली है। एनवीडिया व एएमडी की चीन को चिप में 15% हिस्सा मांगा गया है। बता दें, अगस्त में एप्पल सीईओ टिम कुक ने ट्रंप को $88,000 के निवेश की याद में एक गोल्डन ट्रिंकेट भेंट दिया। एप्पल समेत 20 से ज्यादा कंपनियों ने व्हाइट हाउस के 2657 करोड़ रुपए बॉलरूस प्रोजेक्ट में दान दिए। यानी नेताओं को खुश करना अब कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए सामान्य बात है। ट्रंप की नीतियों से ज्यादा ट्रंप के अप्रत्याशित व्यवहार से डर लगता है। ट्रंप सरकार डील बाय डील आधार पर नीति तय करती है। इससे कंपनियां उत्पाद सुधार के बजाय टैरिफ से छूट पाने, सरकारी प्रस्ताव का जवाब देने और खुद को रडार से दूर रखने के लिए ऊर्जा लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट NH 24/7। मध्य प्रदेश में राजनीतिक कयासों का दौर जारी है। कभी मंत्रिमंडल में विस्तार की बात होती है तो कभी निगम मंडल में नियुक्तियों की। हालांकि इन कयासों का आधार बहुत है, फिर भी हकीकत में संभावनाएं कम ही नजर आ रही हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लगातार दिल्ली दौरे सियासी गलियारों में चर्चा के विषय बनते जा रहे हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच भी मुलाकातों के दौर जारी है। मुख्यमंत्री निवास पर भी कई बड़ी बैठक हुई है। इसे कभी निगम मंडलों में नियुक्ति को लेकर देखा जाता है तो कभी मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर। हालांकि बड़े नेता इन्हें सामान्य मुलाकात भर बताते हैं। बीजेपी सत्ता संगठन में मची इन सियासी हलचलों पर कांग्रेस लगातार चुटकी ले रही है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने एक बार फिर मोहन कैबिनेट पर निशाना साधा है और कहा है कि भाजपा के बड़े लीडर मुख्यमंत्री के चेहरे को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। मोहन यादव की खिलाफत ये 4-5 मंत्री कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय, हमारे प्रहलाद पटेल जी, अंदर ही अंदर विश्वास सारंग का नाम भी आता है, कहीं न कहीं राकेश सिंह का नाम भी आता है। ये सुखबुगाहट चलती रहती है। तो यदि एक मुख्यमंत्री को सुरक्षित रहना है और अपनी सरकार के एजेंडे का इम्प्लीमेंट इस प्रदेश में विकास का करना है तो ऐसे तत्वों को हटा ही देना चाहिए। मोहन सरकार के 2 साल पूरे होने को हैं और ऐसे में मंत्रियों के परफॉर्मेंस को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर सुगबुगाहट नजर आने लगी है। लेकिन यह हकीकत में कब बदलेगी यह कोई नहीं बता सकता। अनुराग मालवीय, INH 24/7 भोपाल। छत्तीसगढ़ में किसान सम्मान निधि की राशि का अंतरण करने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने भाजपा सरकार की जमकर सराहना की। छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से पैसों की कभी कमी नहीं होने का भरोसा दिलाया। केंद्र सरकार पर शिवराज जमकर बरसे।
अब माफ करें, कांग्रेस सरकार पर शिवराज सिंह चौहान जमकर बरसे। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान के बयान ने प्रधानमंत्री आवास पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा दी है। देखिए एक रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में पीएम आवास हमेशा से ही बड़ा मुद्दा रहा है। कांग्रेस सरकार में पीएम आवास छिन जाने को भाजपा ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम आवासों की स्वीकृति शुरू हुई। धमतरी की सभा में शिवराज सिंह चौहान ने कहा, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनने के बाद पीएम आवास योजना की स्वीकृति दी गई। अब तक 19 लाख मकानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रदेश में आवासहीन परिवारों की संख्या 31 लाख है। राज्य सरकार के वेरिफिकेशन के बाद इन परिवारों को भी केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की सरकार मिलकर पक्का आवास देंगे। छत्तीसगढ़ के लिए कभी पैसों की कमी नहीं होने दी जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने पीएम आवास के लिए राशि जारी नहीं करने को लेकर पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने गरीबों से मकान छीनने का पाप किया, लेकिन भाजपा सरकार आते ही एक बार फिर आवासहीन परिवारों को मकान मिलने लगा है। दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शिवराज सिंह चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए प्रतिक्रिया दी है। भूपेश बघेल ने धान खरीदी से लेकर पीएम आवास तक शिवराज सिंह चौहान के बयान पर तीखा पलटवार किया। कांग्रेस की सरकार ने छत्तीसगढ़ की प्रगति और बाधा को बाधित किया था, और हद तो तब हो गई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान हम भेजते थे, प्रधानमंत्री भेजते थे वहां से, तो वो भी इस सरकार ने नहीं लिए। 19 लाख मकानों के लिए तरसा दिया यहाँ के गरीब भाई बहनों को। और तब मोर आवास मोर अधिकार ये आंदोलन यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने किया था। मुझे कहते हुए खुशी है कि 2018 की आवास प्लस की सूची के सभी 19 लाख मकान छत्तीसगढ़ के गरीब बहनों और भाइयों को दे दिए गए हैं, और तेजी से वो मकान बनाने का काम हो रहा है। उनमें से कई मकान पूरे हो गए कि मध्य प्रदेश में धान 3100 में खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं कृषि मंत्री जी? और यहाँ जो बारदाना आया है उसमें 40 किलो धान भी नहीं आ पा रहा है। यदि वो किस्त जारी किए कर रहे हैं तो कितने किसानों का और कितने किसान इससे वंचित हुए हैं ये बताएं। लाखों किसान इससे वंचित हो गए हैं। छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार बनने के बाद लगातार आवासों की स्वीकृति तो हो ही रही है। नए आवासहीन परिवारों को शिवराज सिंह चौहान के बयान के बाद अपना आशियाना मिलने का सपना भी जगा है। ऐसे में सियासी वार पलटवार से दूर ये उम्मीद की जानी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जल्द से जल्द पीएम आवास का निर्माण पूरा हो जाएगा। अधिक से अधिक आवासहीन परिवार अपने आशियाने में कदम रख सकेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। राजनीति में अक्सर आपने नेताओं को एक दूसरे पर कटाक्ष करते और शब्दों के बाण चलाते देखा होगा, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भाजपा के धुर विरोधी नेता दिग्विजय सिंह की नजदीकियां चर्चा में है। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह अक्सर भाजपा पर शब्दों से प्रहार करते दिख जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत का पारा उस समय बढ़ गया जब दिग्विजय सिंह और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर एक साथ नजर आए। मामला दिग्विजय सिंह के गढ़ राघवगढ़ का है। 17 नवंबर को एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नरेंद्र सिंह तोमर ने शिरकत की थी। मंच से नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि उन्हें आवन आने के लिए दिग्विजय सिंह ने न्योता देते हुए कहा था कि आप आएंगे तो अच्छा रहेगा, लिहाजा वे कार्यक्रम में शामिल हुए। और जब मुझको दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि आवन में वैदिक सम्मेलन है और इस सम्मेलन में अगर आप पधारें तो बहुत अच्छा होगा, तो मेरे आने के 3 कारण थे। एक तो राजा साहब का आमंत्रण था, दूसरा वैदिक सम्मेलन था
और तीसरा, इस बहाने में आवन ग्राम के फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करता हूँ। वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और उनके छोटे भाई लक्ष्मण सिंह का भी भरत मिलाप देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किए जाने के बाद पहली बार दोनों भाई एक मंच पर नजर आए। एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक होने के नाते लक्ष्मण सिंह को भी मंच पर आमंत्रित किया। आइए छोटे साहब आइए, कोई है क्या? उनको बुला लो, आ जाओ। भूतपूर्व विधायक हो जाए। मंच पर दोनों भाइयों की जुगलबंदी भी देखने लायक थी। इतना ही नहीं, मंच से लक्ष्मण सिंह ने दिग्विजय सिंह के सुझाव का समर्थन भी किया। दो राज्यों का मामला हो तो राज्य सरकार का तो कोई हक ही नहीं होता, निर्णय तो केंद्र से होता है पहली बार। तो जो शिलान्यास हुआ वही गलत है। तो यहाँ मुख्यमंत्री से इनसे बात करने से कुछ नहीं होना। हम लोग सीधे हाई कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में रेट लगाएं और फिर केंद्र सरकार से आप जैसा आपने कहा चर्चा करें। और जो साहब ने कहा है बिल्कुल हम लोग भी वही चाहते हैं। आमतौर पर दोनों घटनाक्रम काफी सहज दिखाई देते हैं, लेकिन इन दोनों तस्वीरों ने सियासी कयासों को जरूर बढ़ा दिया है। ओंकारेश्वर में सिंहस्थ के लिए प्रस्तावित ममलेश्वर परियोजना को आम नागरिकों और संत समाज के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया। सिंहस्थ 2028 के लिए उज्जैन में लैंड पुलिंग और ओंकारेश्वर में ममलेश्वर लोक का घोर विरोध हो रहा था। देखिए एक रिपोर्ट। सिंहस्थ को लेकर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के माध्यम से अक्टूबर में 119 करोड़ की ममलेश्वर परियोजना की घोषणा की गई थी। इस परियोजना में ममलेश्वर लोक विस्तार के लिए 409 मकान, दुकान, प्रतिष्ठान, आश्रम, होटल, गेस्ट हाउस को विस्थापित किया जाना था। योजना के सामने आते ही इसकी आलोचना और विरोध शुरू हो गया था। स्थानीय नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और संत समाज की बिना सहमति के कागजों पर बनी परियोजना में कई पीढ़ियों से बसे लोगों का आशियाना, रोजगार छिनते देख लोग विरोध में आ गए। संत समाज की अगुवाई में सोमवार से ओंकारेश्वर बंद की घोषणा की गई। 3 दिवसीय बंद के दूसरे दिन भी तीर्थ नगरी में कोई दुकान, प्रतिष्ठान नहीं खुले। यहां तक गेस्ट हाउस, लॉज, होटल में भी बुकिंग नहीं ली। इस विरोध के बाद सरकार ने फैसला वापस ले लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आतिशबाजी कर खुशी मनाई। संत समाज और समस्त ओंकारेश्वर की जनता की ताकत के आगे सरकार झुकी और अपना निर्णय वापस लिया। मैं समस्त जो है ओंकारेश्वर की जनता को और संत समाज का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो ये ममलेश्वर लोग यहाँ पे क्यों बनाना चाहते हैं? यहाँ पे स्वयं ओंकारनाथ है, ममलेश्वर महादेव है, नर्मदा माई है। इसका डेवलपमेंट तो स्वयं प्रगति ने किया है ना। इसमें तो कोई स्टेचू लाने की जरूरत नहीं। आप वहाँ बनाओ ना ममलेश्वर लोग, महाकाल लोग या कोई सा 4.6 हेक्टेयर में ममलेश्वर मंदिर परिसर का विस्तार किया जाना था। इसके लिए 119 करोड़ रुपए का बजट भी प्रस्तावित है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए पुनर्वास के लिए स्वीकृत भी हो चुके हैं। यहां ममलेश्वर लोक को लेकर 12 से 24 मीटर तक चौड़ी सड़कें, ममलेश्वर पथ, नवग्रह त्रिवेणी, मंदिरों का जीर्णोद्धार, शिखर दर्शन दीर्घा, रेवा दर्शन, विंध्य वाटिका आदि का निर्माण होना था। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। नैक ने हाल ही में SRR रिपोर्ट जारी की, जिसमें भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया गया। नैक ने RGPU को A++ ग्रेड दिया है, लेकिन रिपोर्ट में किए गए दावे वास्तविकता से परे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ 18 नवंबर को 79 साल के हो गए। कमलनाथ ने राजधानी भोपाल में ही अपना बर्थडे मनाया। बेटे नकुलनाथ और वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने बर्थडे केक काटा। उन्हें जन्मदिन की बधाइयां देने उनके समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अनेक कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के श्यामला
सरकारी योजनाओं का यूं तो खूब प्रचार होता है, लेकिन कई जगह धरातल पर ये दावे खोखले दिखाई देते हैं। नागदा के ऐसे ये गांव की तस्वीर सामने आई, जहां नौनिहालों के हक में शिक्षा के लिए छत तक नसीब नहीं है, मध्याह्न भोजन का तो पता ही नहीं, और बच्चे खुले में शौच पर जाने को मजबूर हैं। जी हां, हम दिखा रहे हैं ग्राम पंचायत रुपेटा के भड़ला गांव की तस्वीर, जहां झोपड़ी के अंदर बच्चे अपना भविष्य गढ़ते हैं। यहां 12 साल से शासकीय प्राथमिक विद्यालय का संचालन हो रहा है। सालों से स्वीकृत स्कूल बिल्डिंग अधूरी है, क्योंकि शिक्षा विभाग ने निर्माण के लिए अगली किश्त पंचायत के खाते में डाली ही नहीं है। भवन तो दूर, गैस सिलेंडर खत्म होने के कारण बच्चों को मध्याह्न भोजन भी नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान आईएनएच की टीम ने अधूरे स्कूल भवन का जायजा लिया तो वहां मवेशी बंधे थे और खेतों की फसलें, कृषि यंत्र पड़े मिले। ऐसे में सवाल सिस्टम को चलाने वाले जिम्मेदारों से है। आखिर यहाँ के नौनिहालों की क्या गलती है कि उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ 1 दशक के बाद भी नहीं मिल पा रहा है। विधानसभा क्रमांक 212 के अंतर्गत आज हम रुपेटा पंचायत के अंतर ग्राम भड़ला के स्कूल में पहुंचे, जहां नौनिहाल को सरकार पढ़ाने लिखाने के लिए और इतना तबोदो दे रही, इतनी केंद्र सरकार योजनाएं चला रही, मध्य प्रदेश सरकार योजनाएं चला रही, लेकिन जिस स्कूल में हम खड़े हैं, इन स्कूल के बच्चों की हालत आप देखिए किस तरह से झोपड़े में पढ़ रहे हैं और झोपड़े के अंदर पढ़ रहे हैं। करीब 30 बच्चों की यहाँ पर संख्या है और दो टीचर यहाँ पे पढ़ाने के लिए उपस्थित हैं और भवन भी यहाँ पर बनना हुआ है और अधूरा बना हुआ है, इस तरह सरकार ने उसको दिया। उसके बाद भवन में हमने देखा गया है कि किस तरह लोग रहवास कर रहे हैं, गाय ढोर बांध रहे हैं, जानवरों का रहवास हो रहा है, लोगों का, आम जनता का। लेकिन यहाँ के रुपेटा के जो सरपंच है जाट जी, उनके द्वारा कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह हम यहाँ के टीचर से बात करेंगे किस तरह इन तकलीफों को झेलकर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है और बच्चे किस तरीके से पढ़ते हैं। मैडम बताइए कि आपको कहाँ तक इस चीज़ की समस्या आती क्या है? बारिश में बैठने के लिए बहुत, मतलब आने के लिए भी बहुत दिक्कत आती है। वहाँ सड़क से यहाँ आने में मेरे को 20 या 25 मिनट लगते हैं, सड़क भी नहीं है यहाँ पे। जिस तरीके से आपके द्वारा भी बिना केवल बताया गया था कि पंचायत के सरपंच द्वारा भवन का निर्माण किया जा रहा है, अभी तक भवन अधूरा पड़ा हुआ और वहाँ पर कुछ रहवासी लोग निवास भी कर रहे हैं, कहाँ तक ये सत्य और क्या कारण है इसका? 1-2 बार बताया भी गया, उनको खाली भी करवाया गया, फिर भी वो रहने लग जाते हैं। आपने इसमें अपने संकुल अधिकारी या फिर सरपंच से बातचीत करना चाहिए, पूछना चाहिए कि क्या तकलीफ आ रही, क्यों आ रही तकलीफ, क्या है? सरपंच से तो 1-2 बार ही बात हुई, मतलब वो आए भी थे, देखा भी था उनने। बहुत बुरी तरह से पढ़ रहे हैं। अभी तक कोई भवन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे हुई कि नहीं? उनकी भवन की व्यवस्था तो हो गई, हाँ, तो काम अधूरा है। हाँ। वहाँ पर कुछ लोग रह रहे हैं जो मतलब कब्जा करके बैठे हैं, जानवर बांध रहे हैं, कुछ बिस्तर रखे हैं, तो क्या उनका क्या कहना? आपने उनको मना नहीं किया किस चीज के लिए? क्या तो उनसे बात करो, उनसे बात करें। आपने इसमें सरपंच से बात नहीं की आपके बच्चे को? सरपंच जो बोलने जाते हैं तो वो उल्टा अपने पे आता है। क्या बोलते हैं सरपंच? तुमने पैसे लिए ना, ऐसी बात है। कितने पैसे लिए, किस बात के पैसे लिए, वैसा पूछा नहीं आपने? ये जीता ना वो चुनाव, इसके कारण। अच्छा, उसने पैसे दे के चुनाव जीता, आपका ये कहना है? हाँ। मतलब चुनाव के पैसे से जीता जाता है या फिर शिक्षा पैसे से बिक जाती है, यहाँ तक कहाँ तक सत्य है? आइए देखते हैं इसमें सरकार और वरिष्ठ अधिकारियों का क्या हो रहेगा। INS न्यूज चैनल के राकेश कानून, नागदा जंक्शन। छत्तीसगढ़ में राम गमन पथ के लिए बीते 1 साल से तैयार की जा रही भगवान राम की 51 फुट की प्रतिमा अब मुरैना के शनिश्चरा धाम पर स्थापित की जाएगी। शनिश्चरा धाम पर स्थापित की जाएगी। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि निरीक्षण हो जाने के बाद भी अब तक भुगतान न होने से यह निर्णय लिया गया है। भगवान राम की यह प्रतिमा ग्वालियर में तैयार की जा रही थी। दरअसल छत्तीसगढ़ में बन रहे राम वन गमन पथ के लिए भगवान राम की 51 फुट की विशाल प्रतिमा ग्वालियर में मिनट स्टोन से तैयार की जा रही थी। मूर्तिकार दीपक विश्वकर्मा ने बताया कि मूर्ति को साल भर हो गया है और यह अपने अंतिम दौर में है, क्योंकि 10 महीने तो मूर्ति पर ही काम किया गया और लगभग 70 लाख रुपए करीबन मूर्ति पर खर्च आ चुका है। उन्होंने बताया कि यह मूर्ति रायपुर जानी थी, जिसके लिए 6 महीने पहले निरीक्षण भी किया जा चुका था, लेकिन ठेकेदार द्वारा अब तक भुगतान नहीं किया गया है, तो इसलिए अब यह मूर्ति शनिश्चरा के लिए लगने जा रही है।
इंदौर के एमवाई अस्पताल में भारी लापरवाही देखने को मिली है, जहां इलाज के लिए आई एक महिला को एक्सपायरी डेट की बोतल चढ़ाने का मामला सामने आया है। वहीं महिला के पति ने वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जानकारी के मुताबिक 12 नवंबर को महिला अस्पताल में भर्ती हुई थी। इलाज के दौरान महिला को एक्सपायरी डेट की बोतल लगाई गई थी। मरीज के पति ने जब इसकी शिकायत की तो उसे कार्रवाई की धमकी दी गई थी। घटना सामने आने के बाद अस्पताल के अधीक्षक ने कहा कि एक समिति बनाकर जांच शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी कार्रवाई की बात कही है। वो वीडियो मैंने ही बनाया था। मेरी वाइफ को एक्सपायरी चढ़ाई जा रही थी बॉटल, प्लस जहाँ पे एक्सपायरी बोतलें रखी थी उनका वीडियो भी मैंने ही बनाया था, क्योंकि वो अगस्त में ही एक्सपायर हो गई थी। अब एक्सपायरी बोतलें आप मरीज को चढ़ाओगे तो वो कैसे ठीक होगा? यहाँ मरीज ठीक होने के लिए आता है, आप उनको एक्सपायरी दवाई देंगे, एक्सपायरी बोतलें चढ़ाएंगे तो आप वो कैसे ठीक होगा? एक रोशनीपति सागर करके 27 वर्ष की महिला यूनिट 1 मेडिसिन डिपार्टमेंट के वार्ड नंबर 21 में 11-12 तारीख से भर्ती है और उपचाररत है, और उसे एक सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन 100 ml की वायल होती है, वो डॉक्टर ने जैसा प्रिस्क्राइब किया है वो उसको दी जा रही थी। कल जब वो बॉटल दी जा रही थी और सिस्टर ने आके उसको आईवी स्टैंड पे लगाया तो उसके नोटिस में ये बात आई कि ये इसकी अगस्त 2025 एक्सपायरी है। उसने तुरंत वापस ले जाके दूसरी बॉटल लगाई। इतने बीच में किसी ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया है। देखिए, इस प्रकार की जो भी लापरवाही बरतेगा हम जिलाधीश से कहेंगे कि सख्त कार्रवाई करें। इस प्रकार ये अक्षम्य अपराध है, ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं करना। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने कोकीन सप्लाई रैकेट का खुलासा किया है। साथ ही 31 ग्राम कोकीन के साथ विदेशी महिला को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक्स पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। गिरफ्तार महिला लिंडा अफ्रीकी देश कोटे द आइवोर की निवासी है, जो भारत में स्टूडेंट वीजा पर आई थी, लेकिन वीजा का गलत उपयोग करते हुए नाला सुपारा मुंबई में रह रही थी, जहां से वो बड़े शहरों में कोकीन की सप्लाई करती थी। नारकोटिक्स विंग को सूचना मिली थी कि महिला इंदौर में किसी खरीदार से संपर्क करने वाली है, जिसके बाद नारकोटिक्स विंग ने निगरानी रखनी शुरू कर दी और उसे गिरफ्तार कर पूछताछ में खुलासा हुआ है कि वह एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क के संपर्क में थी। कल दोपहर नारकोटिक्स विंग इंदौर में पदस्थ निरीक्षक श्री हरि सोलंकी को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रेसिडेंसी क्षेत्र में एक अफ्रीकी महिला कुछ मादक पदार्थ कोकीन सप्लाई करने आने वाली है। मुखबिर की सूचना पर वैधानिक औपचारिकता पूरी कर निरीक्षक श्री सोलंकी, महिला निरीक्षक श्रीमती राधा जामोद तथा अन्य के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे और मुखबिर द्वारा बताए हुलिये की महिला के पहुंचने पर, महिला की तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 31 ग्राम से अधिक कोकीन बरामद हुई। महिला विवेचना में पूरी तरह से असहयोग कर रही थी। उसके पासपोर्ट को चेक करने पर उसका नाम लिंडा, निवासी कोट डी आइवरी। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।